Good morning, dear students. This is Anup Meena. Now we are discuss about the reproductive health in human. India is the first country in the world. India is the first country in the world which initiate a programs family planning in 1951. इंडिया ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ध्यान में रखते हुए 1951 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया सबसे पहले, जो था फैमिली प्लानिंग का। अब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है सोसाइटी की, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है वो जनरल हेल्थ का ही एक पार्ट है। और हेल्थ हम किसे बोलेंगे? अगर कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट है, दैट मीन्स the person is totally healthy. Whenever a person is not feel well physically, mentally and socially, that means the person is suffer from a disease. अब इस प्रोग्राम को, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने और थोड़ा अपग्रेड किया और इस प्रोग्राम को अपग्रेड करके इसका नाम चेंज करते हुए RCH रख दिया। इसका नाम RCH की फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अब RCH प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ने इंडिया की जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है या जो पॉपुलेशन है, उसके लिए कौन कौन से काम किए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, उन इनिशिएटिव्स को हम आगे देखते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू या फिर प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू, ऑडियो विजुअल एड और प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू लोगों तक नॉलेज को पहुंचाया। वो नॉलेज क्या थी? लोगों को सेक्स ऑर्गन के बारे में, सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, सेक्स ऑर्गन्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। और ये अगर स्कूल लेवल पर गवर्नमेंट सेक्स एजुकेशन से बच्चों को अवेयर करवाए तो वो सेक्स एजुकेशन उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा बना सकती है। फैमिली मेम्बर्स को या किसी क्लोज रिलेटेड पर्सन को इन प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे वो सोसाइटी को, इस पर्टिकुलर फैमिली को इन प्रोग्राम के बारे में अवेयर करा सके। इसके बाद में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, उनकी कैसे केयरिंग करनी है, एडोलेसेंस में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस से हमें अपने आप को कैसे हैंडल करना है, सेफ्टी और हाइजीन के बारे में, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, लाइक एड्स जैसी बीमारियों के बारे में इन प्रोग्राम के अंदर लोगों को बताया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है। अब बच्चों हम आगे एक बहुत ही अच्छी टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, जो टेक्निक एमनियोसेंटेसिस है। एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक होती है उसमें जो फीटस डेवलप हो रहा है उसके चारों तरफ यूट्रस के अंदर और फीटस और यूट्रस के बीच में एक लिक्विड होता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। इस एमनियोटिक फ्लूइड का यूज़ करके फीटस के अंदर किसी भी टाइप के क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का पता लगाया जाता है कि कहीं फीटस के, डेवलपिंग फीटस के अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। और वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एटसेट्रा। इनके साथ साथ हम कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में भी हम इस टेक्निक से पता कर सकते हैं, जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। और जो फीटस डेवलप हो रहा है वो सर्वाइवल करने लायक है या नहीं, इस टेक्निक से हम उसका भी पता कर सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, हमको पता है इंडिया का जो सेक्स रेशियो वो बड़ा डिस्टर्ब है अभी। तो उस सेक्स रेशियो के डिस्टर्बेंस में इस टेक्निक का भी मिसयूज़ हुआ है। लोगों ने इस टेक्नोलॉजी की वजह से, इस टेक्निक की वजह से फीटस का सेक्स डिटर्मिनेशन किया और क्रोमोसोमल पैटर्न के बेस पर सेक्स डिटर्मिनेशन किया। और अगर वो फीटस फीमेल है तो उसका अबॉर्शन करवा दिया। दैट मीन्स इंडिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी का, और मैं बोलूँ वर्ल्ड के अंदर इस टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज़ हो रहा है वो फीटस का
सेक्स डिटर्मिनेशन में हो रहा है, फिटल सेक्स डिटर्मिनेशन में हो रहा है, और जिससे सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है। तो अभी इस टेक्नोलॉजी को या टेक्निक को बैन कर दिया गया इंडिया के अंदर। और हाँ, हमें लोगों को अवेयर करवाना है कि जो एमनियोसेंटेसिस है, जिससे फीटस का सेक्स डिटरमाइन किया जाता है, वो बिल्कुल गलत है और उसका हमें अपोज भी करना है। और अगर कोई इस टेक्निक का यूज़ करके फीमेल फिटिसाइड्स को अबॉर्ट करवाता है तो वो भी गलत है, उसके खिलाफ भी हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी है। अब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो हमको पता है इंडिया जब आज़ाद हुआ था हमको पता है जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 35 करोड़ के आसपास थी, और 2000 के आसपास इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियंस या 100 करोड़ के आसपास पहुंच गई। तो आप लोग देख रहे हो 63 ईयर में इंडिया की पॉपुलेशन 53 ईयर में इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 65 करोड़ बढ़ी है। तो बेटे, इस पॉपुलेशन के बढ़ने के पीछे रीज़न कौन कौन से हैं, उन रीजन्स के बारे में हम जानेंगे कि पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इतना क्यों तेज़ी से बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन के लिए जो लाइफ की क्वालिटी है वो अच्छी हो गई है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं, लाइफ क्वालिटी अच्छी हो गई है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं, बेटर लिविंग कंडीशंस आ गई हैं, साथ ही साथ जो मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्लाइन हो गया है, डिक्रीज कर गया है, इन्फेंट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हुआ है, इसके साथ साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो रहा है। और इन सब रीजन की वजह से और जो रिप्रोडक्टिव एज है, इन सब की वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, हेल्थ फैसिलिटी, लाइफ की अच्छी क्वालिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और पॉपुलेशन की जो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, एज की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है। इस वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब कैसे इस पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, हाउ कैन बी कंट्रोल द ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करके हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं और डिमेरिट्स बता सकते हैं एक लार्ज फैमिली की, और मैरिजेबल लाइफ को मैरिजेबल एज को बढ़ा के हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इंसेंटिव देना है, जिन पेरेंट्स के 1 या 2 बच्चे हैं उनको कुछ इंसेंटिव भी देना है। तो ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से लोगों को डिमेरिट्स बता के लार्ज फैमिली की, मैरिजेबल लाइफ को बढ़ा के और इनिशिएटिव्स दे के, जिनके 1-2 बच्चे उनको कुछ इनिशिएटिव दे के इस पॉपुलेशन के ऊपर, या पॉपुलेशन की जो इंक्रीजिंग बर्थ रेट है या पॉपुलेशन की जो ग्रोइंग रेट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की जो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल, आगे हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की जो कि पॉपुलेशन को या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में बहुत ही कारगर साबित हुए। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो कैसे होने चाहिए। तो बेटे, जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए, यूज़र फ्रेंडली। दैट मीन्स इनको यूज़ करना इजी होना चाहिए, दे कैन यूज़ इजीली विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, इजीली अवेलेबल होने चाहिए, इफ़ेक्टिव होने चाहिए। जैसे हम इनको ना अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए काम में ले रहे हैं, बट ऐसा ना हो इन्हें हम काम में लें उसके बाद भी प्रेगनेंसी हो जाए। नो, इजीली मार्केट में अवेलेबल होने चाहिए, रिवर्सिबल होने चाहिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, और किसी भी टाइप का इंटरफियर सेक्सुअल डिज़ायर में नहीं होना चाहिए इनके द्वारा। इस टाइप के जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल, नो साइड इफ़ेक्ट और देयर इज़ नो एनी टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इन सेक्सुअल एक्ट। इस टाइप के जो
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो अच्छे माने जाते हैं। बेटे अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो भी हमें यहाँ पे कई टाइप के पढ़ने हैं, जैसे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द अवॉइडिंग द चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। दैट मीन्स ओवम और स्पर्म को, ये ओवम हो गया और ये स्पर्म हो गया, इन दोनों की मीटिंग को नहीं होने देते इस टाइप के, या फिर इनको कांटेक्ट में ही नहीं आने देते। दैट मीन्स जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं वो ओवम और स्पर्म की मीटिंग को रोक देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनमें पहला जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है वो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में हमने देखा है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 1 से लेके 28 डेज तक चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और 1 से लेके 4 डेज तक ये ब्लीडिंग पीरियड होता है, और इसमें इंटरकोर्स होने के या सेक्सुअल कांटेक्ट होने के चांस 0 होते हैं। इसके बाद में 10 डेज तक, लगभग ये 6 डेज, और आफ्टर 17 डेज, 17 to 18 डेज, तो ये पीरियड होता है, ये सेफ पीरियड होता है। इसमें कोइटस पीरियड कह सकते हैं, या इसमें सेक्सुअल कांटेक्ट बनाना प्रेगनेंसी के लिए या प्रेग्नेंट होने के लिए सेफ है। इस पीरियड में हम देखें 10 से लेकर 17 डेज में ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन। इस पीरियड में ओव्यूलेशन होता है, तो अगर इस बीच में सेक्सुअल इंटरकॉर्स होता है, वेजिना के अंदर एवोल्यूशन होता है, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांस बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के हमने इस पीरियड के अंदर 10 से लेके 17 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसमें हमें कोइटस को अवॉइड करना है, सेक्सुअल कांटेक्ट या सेक्सुअल इंटरकॉर्स नहीं बनाना है फीमेल के साथ। अब दूसरे हम नेचुरल मेथड की बात करते हैं, विड्रॉल या कोइटस, विड्रॉल मेथड और कोइटस इंटरप्ट। जब मेल और फीमेल के अंदर कोइटस हो रहा है तो जैसे ही इजेकुलेशन होने वाला होता है, इजेकुलेशन होने वाला हो, जैसे ही इजेकुलेशन होने वाला हो, इजेकुलेशन से जस्ट पहले पेनिस को वेजिना से विड्रॉल कर लेना है। विड्रॉ द पेनिस फ्रॉम द वेजिना जस्ट बिफोर द इजेकुलेशन। तो जब हम पेनिस को, या जब मेल पेनिस को वेजिना से विड्रॉल कर लेगा, तो जो इजेकुलेशन वेजिना के अंदर होना चाहिए था वो वेजिना के अंदर ना होके वो वेजिना के बाहर हो जाएगा, और वेजिना के अंदर जब इजेकुलेशन नहीं होगा तो स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। इस टाइम पे लगभग जब से डिलीवरी हुई है या जब से बच्चा बॉर्न किया उससे नियर अबाउट 6 मंथ तक इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है तो ये FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सीक्रेशन नहीं होने देता या इनके फंक्शन को रोक देता है। और जब इन दोनों हार्मोन का फंक्शन रुकेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इस पीरियड के लिए रुक जाएगा, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल इस पीरियड में रुका रहेगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन का चांस भी इस पीरियड में नील हो जाएगा। और अब बेटे बात हम करते हैं आगे दूसरे मेथड्स की। ये तो हो गए हमारे नेचुरल मेथड्स। अब हम बात करेंगे बैरियर मेथड्स की। तो बैरियर मेथड में ओवम एंड स्पर्म को प्रिवेंट किया जाता है फिजिकल मीटिंग से विद द हेल्प ऑफ बैरियर। दिस इंक्लूड्स फर्स्ट कंडोम यूज बाय ए मेल, बैरियर
मेड ए रबर, जो कंडोम होते हैं, जो बैरियर्स होते हैं वो या तो रबर के बने होंगे, बैरियर्स आर मेड अप ऑफ रबर और लेटेक्स शीट यूज्ड टू कवर द पेनिस or vagina and cervix of female. It also prevent from STDs. This is the very big important use of the condom. Condom protect the male and female from sexually transmitted disease with unwanted pregnancy. बेटे कंडोम के बाद में हम दूसरे वेरिएंट मेथड्स की बात करते हैं। इसमें डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और बॉलट्स, ये बैरियर भी फीमेल के तो रबर के बने होते हैं और ये फीमेल की वेजिना के अंदर या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। और जब इनका यूज़ करना हो तो इनके साथ साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली एंड फॉर्म्स का भी यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद these barriers to increase their contraceptive efficiency. Advantage of barrier methods: disposable होते हैं, they can easily dispose, they can be self inserted, that means इनका यूज़ सेल्फ ह्यूमन मेल और फीमेल कर सकते हैं। they are reusable, they can use 2 or 3 times except condom. they also prevents conception by blocking entry of sperm through the cervix. अब हम आगे बात करते हैं इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की। ये एक गाइनोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं या ट्रेंड नर्स जो होती हैं उनके द्वारा फीमेल बॉडी के यूट्रस और वेजिना में सेट किए जाते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं। आईयूडीज में बी नॉन मेडिकेटेड, जैसे नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का एग्जांपल लाइपेजेज लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज हो सकती हैं जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एंड द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज प्रोजेस्टर LNG 20। तो बेटे जो आईओडीज़ हैं वो कैसे काम करती हैं? तो जो आईओडीज़ हैं इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं वो इंक्रीज़ करती हैं फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को, जिससे स्पर्म को यूट्रस की बॉल फैगोसाइटिस, यूट्रस की बॉल की सेल्स फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा अपने अंदर ले लेती हैं और स्पर्म को ओवम तक नहीं पहुंचने देती। साथ ही साथ जो कॉपर रिलीज होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है कॉपर की वजह से। और जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज़ हैं वो यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देती हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया है तो उस जाइगोट का इम्प्लांटेशन नहीं होगा, क्योंकि जो हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं यूट्रस के अंदर आयोडीज से, उन्होंने यूट्रस की बॉल को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना दिया है। दैट मीन्स देयर इज़ द नो इम्प्लांटेशन बिकॉज आयोडीज रिलीज द हार्मोन्स विच मेक द वॉल ऑफ यूट्रस टू अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। आयोडीज हैं वो ही सबसे ज़्यादा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मानी जाती हैं और जिनकी हेल्प से प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से हैंडल किया जा सकता है।